हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। हम लोग करेंगे CSIR नेट जुलाई 2025 पार्ट बी का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है उसमें? हमें बोल रहा है कि हमारे पास वेक्टर स्पेस V डिफाइंड है ax³ प्लस bx² प्लस cx, जहाँ कोफिशिएंट्स a b c r से आ रहे हैं। f बिलोंग कर रहा है V से और उसने हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म Q, है ना, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करके दिया है। ठीक है, और वो हमसे पूछ रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, हमें फॉल्स बताना है। तो देखो, इसमें हमें V एक पॉलिनोमियल स्पेस दे के रखा है और क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कि Q पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा V पे, है ना। Q is a positive definite quadratic form on V. Q takes every positive real eigenvalue. Q x की वैल्यू 2 है और दूसरा बोल रहा है कि कोई भी दो फंक्शन f एंड g अगर हम चूज करते हैं V से तो Q ऑफ f प्लस जी इक्वल हो जाएगा Q ऑफ f प्लस Q ऑफ g के। तो देखो, हमें क्या पता है, ये पॉलिनोमियल है 3 डिग्री की, है ना। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर हम इसका बेसिस ले तो क्या हो जाएगा? बेसिस लेंगे अगर हम v का तो क्या मिलेगा हमें? बेसिस मिलेगा x, एक्स स्क्वायर एंड x³। क्लियर? अब इन बेसिस को हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में रख के देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, हमें बेसिस पता है, उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन करके दिया है। उसने जो डिफाइन किया है एज इट इज उसमें वैल्यू डालते जाओ। ठीक है, फर्स्ट हम लोग चूज करते हैं x। ठीक है, f इक्वल टू फर्स्ट हम क्या चूज करते हैं? x। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसने डेरिवेटिव का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन किया है। तो पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव कर लें तो क्या मिलेगा हमें? f डैश 1 मिल जाएगा। तो q ऑफ f क्या आ जाएगा? q ऑफ f हो जाएगा -1 to 1 f डैश t dt एंड f डैश t का स्क्वायर। और f डैश टी क्या है हमारा? 1। तो यहाँ से क्या आ गया? -1 to 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 dt। और ये इक्वल हो जाएगा t 1 -1 के। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 + 1 = 2 के। तो यहाँ से हमें q ऑफ x क्या मिला? 2। q ऑफ x क्या मिला? 2। अब क्वेश्चन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? q ऑफ x इक्वल टू 2, है ना। तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन सही हो गया। कि अब नेक्स्ट देखो, अगर हम f ऑफ x ले लें एक्स स्क्वायर तो इसका डेरिवेटिव f डैश x क्या मिलेगा? 2x। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रख के देखो, q ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -1 to 1 2t का होल स्क्वायर dt। तो ये क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 टी स्क्वायर dt। और ये क्या हो जाएगा? 4t³/3 1 to -1। और इसमें रखो तो क्या मिलेगा हमें? 1/3। और क्यूब है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3 इंटू 4। तो ये क्या हो गया? 2/3 इंटू 4 8/3। और 8/3 देखो पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ हमें क्या मिला था? 2। ये भी क्या था? पॉजिटिव था। तो x के रिस्पेक्ट में हमें पॉजिटिव मिला। जब हमने एक्स स्क्वायर लिया तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली, है ना। थर्ड हमारे पास क्या था? x³। तो f(x) हम ले लेते हैं x³। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x²। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रख के देखो, q ऑफ x³ तो ये क्या मिलेगा? -1 to 1
3x² का होल स्क्वायर dx, और ये क्या हो जाएगा 9x⁴। 9 को बाहर निकालेंगे, -1 to 1 x⁴ dx। सही है यहाँ तक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 इंटू x⁵ अपॉन 5 1 to -1। देखो ये फिर से क्या है, और तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1/5 प्लस 1/5। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 2/5, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 18/5। क्लियर। और देखो ये वैल्यू भी कैसी है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि Q एवरी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो क्या आ गया Q इज पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन V। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया, है ना। और देखो अभी हमने क्या प्रूव किया कि Q पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्योंकि हम कोई भी बेसिस का एलिमेंट ले रहे हैं तो वहां से हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। क्लियर। तो जब Q पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, यानी कोई मैट्रिक्स हम दिखा देते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनिट है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ डिफाइन होती है। पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स की रेंज डिफाइन हो जाती है 0 से इंफिनिटी तक, है ना। 0 भी नहीं ले सकता अगर, क्योंकि अगर वो 0 ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो सेमी पॉजिटिव डिफिनिट हो जाएगा। और हमने क्या दिखाया कि ये पॉजिटिव डिफिनिट है, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 से इंफिनिटी तक, ओपन 0 है यहाँ पे। क्लियर। तो Q टेक्स एवरी पॉजिटिव रियल वैल्यू, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लियर। और देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, पार्ट बी का क्वेश्चन है ये, और उसने हमसे पूछा था फॉल्स, तो हमने क्या दिखा दिया कि 1 2 3 ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 4 वाला सही होगा और बाकी सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें फॉल्स दिखाना था। क्लियर। तो पार्ट बी का क्वेश्चन था, 3 ऑप्शन हमने डिस्कार्ड कर दिए, तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला सही है। तो अब देखो हम लोग फोर्थ वाले को भी प्रूफ करते हैं। वो क्या बोल रहा है, एफ और जी कोई दो फंक्शन है जो वी से बिलोंग कर रहे हैं ना, और क्यू एफ प्लस जी इक्वल टू क्यू एफ प्लस क्यू जी हो जाएगा, हमें ये दिखाना है। तो एक बात बताओ, उसने ऐसा तो नहीं बोला कि एफ एंड जी डिस्टिंक्ट फंक्शन है, ऐसा तो कुछ उसने नहीं बोला ना। तो हम लोग दो सेम फंक्शन भी ले सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एफ एंड जी दोनों क्या है, एक्स। ठीक है, एफ भी एक्स है एंड जी भी एक्स है। तो क्यू ऑफ एक्स प्लस एक्स, क्योंकि हमें यही लेना था, क्यू एफ प्लस जी, तो यहां से हमें क्या मिलेगा क्यू एक्स प्लस एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा क्यू ऑफ 2x के। और ये क्या डिफाइन है, क्यू ऑफ 2x, फंक्शन हमारा क्या हो गया 2x। अब 2x का डेरिवेटिव करोगे, f क्या मिला हमें 2x, और 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बचेगा 2। तो इसे इंटीग्रेट करना होगा हमें, 2² dt। इसे सॉल्व करो क्या मिलेगा 4t1 -1 to 1, है ना। तो यहां से क्या मिलेगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो जब हमने एफ एंड जी को लिया x, तो हमें क्या मिल गया क्वाड्रेटिक फॉर्म का वैल्यू 8। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम करें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, देखो जब सबसे पहले हमने x के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म सॉल्व किया था ना, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिली थी 2 मिली थी, है कि नहीं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म और इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी 2, और सेम इसके लिए भी हमें क्या वैल्यू मिलेगी 2। तो हमारे पास क्या आया 4। जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू ऑफ एक्स प्लस एक्स किया तो हमें क्या मिला 8 मिला। और जब हमने सेम क्यू ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स किया तो हमें क्या मिला 4 मिला। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ से हमारा
4 वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया और हमसे उसने पूछा था फॉल्स, इसीलिए 4 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट। कि फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू वी, क्यू ऑफ एफ प्लस जी इज नॉट इक्वल टू क्यू ऑफ एफ प्लस क्यू ऑफ जी। यहां तक क्लियर है। अब देखो, ये सीएसआर नेट जुलाई 2025 के पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रही है कि V एक आर वेक्टर स्पेस है और पॉलिनोमियल्स का, और पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, रियल फील्ड्स, ठीक है। और उसने एफ एक्स क्या डिफाइन करके दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और उसके बाद वो कुछ कुछ कंडीशन एफ एक्स पर डाल रहा है और हमसे पूछ रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, है कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल स्पेस का उसने डिफाइन करके दे रखा है, एफ एक्स उसने खुद दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि ये सेट्स जो उसने दिए हैं ऑप्शंस में वो एलाई होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, जब हमने फंक्शन का स्पेस पढ़ा था कि फंक्शन का स्पेस एक वेक्टर स्पेस होता है, तो हम जब ये चेक कर रहे होते थे कि ये एलाई है या नहीं है, तो हमने क्या बताया था वहां पे कि हम डायरेक्टली रॉन्स्कियन निकाल देंगे। फंक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, रॉन्स्कियन यूज करेंगे, तो वहां से हमें इजिली पता चल जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो एलाई है या नहीं है। क्लियर। तो देखो, इसने कुछ कुछ फंक्शन एंड उस पर जो फंक्शन बना के दिए हैं वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग रॉन्स्कियन में रख के देख लेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो उसने क्या दिया है, एफ एक्स हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x+1, और हमें क्या निकालना है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, है ना। तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस वन। तो यहाँ से ये वन वन तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x प्लस एक्स, है ना, यही बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे क्या बचा था, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वन माइनस वन कैंसिल हो गया, क्या बचा, बचा 2x। तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई, 2x हो गई। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स की, है ना, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन, क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये गिवन है। अब यहां से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और यहाँ देखो, माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल, और एक वन वन कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 2x प्लस टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस टू। और भी कुछ पता करना है, नहीं, हो गया हमारा काम। एफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस वन। यहाँ से वन वन कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के इक्वल। क्लियर, हमें जिस भी फंक्शंस की रिक्वायरमेंट थी हमने सब निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सारी वैल्यूज को रॉन्स्कियन में डालना है और चेक करना है। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट, उसमें क्या बोला, एफ डैश एक्स, सेकेंड उसने बोला एफ एक्स माइनस
एफ एक्स माइनस वन और थर्ड है वन। सही है। अब इसको रॉन्स्कियन निकालो इसका, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स किसके इक्वल है? 2x प्लस वन के, है ना? देखो, एफ डैश एक्स 2x प्लस वन के इक्वल है और एफ एक्स माइनस वन 2x के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2x और यहाँ पे क्या आ गया? 1। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? 2। और इसका भी 2 और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे 0 0 0। तो ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो ये तो एल आई नहीं है ना? तो फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन क्या डिफाइन किया उसने? एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस वन, एंड थर्ड क्या है? इसमें भी वन है। ठीक है, तो ये हो गया वन। इसका रॉन्स्कियन निकालो तो क्या आएगा? एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस टू। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस टू। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू थी 2x और ये क्या हो गया? 1। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? 2। यहाँ पे भी 2 और ये 0 हो जाएगा। 0 0 0। तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 0। तो ये भी एल आई नहीं है, नॉट एल आई। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड। थर्ड उसने क्या डिफाइन करके दिया है? एफ एक्स एफ डैश एक्स एंड वन। ठीक है, थर्ड उसने बोला है एफ एक्स एफ डैश एक्स एंड वन। तो इसका रॉन्स क्या निकालेंगे तो क्या आएगा? एफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस वन और वन। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें 2x प्लस वन और ये क्या मिलेगा? 2 और ये 0। फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 0 0। क्लियर? इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 0 माइनस 2x प्लस वन इंटू 0 प्लस वन 0 माइनस 4। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -4 नॉट इक्वल टू 0। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू, क्योंकि ये एल आई है। क्लियर? अब देखो फोर्थ वाला। तो यहाँ से हमें फर्स्ट रॉन्ग मिला, सेकेंड रॉन्ग मिला, थर्ड सही मिला और फोर्थ में क्या पूछ रहा है हमसे? एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन एंड एफ एक्स। ठीक है, फोर्थ एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स। तो देखो रॉन्स्कियन निकालना है हमें। एफ ऑफ एक्स प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ से क्या हो गया? ये ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस टू। और यहाँ से ये किसके इक्वल हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से क्या मिला हमें? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। एफ ऑफ एक्स माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऊपर निकाला था हमने। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्लियर? और एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस थ्री। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस वन और ये हो जाएगा 2x प्लस वन। जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 एंड 2। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना? तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू 4x माइनस टू माइनस 4x प्लस टू, है ना? माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से 4x प्लस 6 माइनस 4x माइनस 2, है ना, प्लस यहाँ क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ से क्या मिलेगा हमें 4x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 2। क्लियर, ये मिलेगा हमें डिटर्मिनेंट। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 2, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ से -2, तो हमें क्या मिलेगा -4, है ना, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा -4। क्लियर, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा -x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4x से 4x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा +4। लिख लेना कुछ कैलकुलेशन वगैरह, और यहाँ पे क्या आएगा 4x से 4x कैंसिल और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 8, है ना। इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा -4x स्क्वायर -12x -12 और यहाँ से क्या मिला -4x स्क्वायर माइनस माइनस +4x -4 प्लस क्या आएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखो -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर खत्म। यहाँ पे क्या हो गया -12x, यहाँ पे क्या है 8x एंड 4x, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला 12 4 16 प्लस 8, है ना। यहाँ से हमें क्या मिला -16 प्लस 8, तो यहाँ से क्या मिला -8। ये क्या है नॉन जीरो, और ये नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया डी वाला भी हमारा एल आई है, क्योंकि रॉन्स्कियन हमें कैसा मिला नॉन जीरो, राइट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 भी ट्रू हो जाएगा। था ना इजी क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी था इसका डिटर्मिनेंट निकालना लास्ट वाले का, लेकिन 4.75 के लिए इजी है, कुछ भी नहीं करना, बस सारा जो जो उसने फंक्शंस दे रखा है उनकी वैल्यूज निकालो, रॉन्स्कियन निकालो और रॉन्स्कियन का डिटर्मिनेंट निकालो। क्लियर, अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ए भी हमारे पास डिस्टिंक्ट 2x2 रियल मैट्रिक्स है, डिस्टिंक्ट है यानी कि अलग अलग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि मैट्रिक्स के ऊपर कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना बता दिया कि दो डिस्टिंक्ट 2x2 की मैट्रिसेस हैं। तो पूरा क्वेश्चन कहाँ होगा ऑप्शन में होगा, राइट। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए अगर इन्वर्टिबल है तो ए बी एंड बी ए के पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि 0 आइगन वैल्यू है अगर ए का तो 0 ए बी का भी आइगन वैल्यू होगा। थर्ड बोल रहा है कि इफ 0 इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन 0 इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। और क्या बोल रहा है फोर्थ कि अगर ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल देन आइदर ए और बी इज इन्वर्टिबल। एक चीज ध्यान से देखो, ऑप्शन 1 देखो और ऑप्शन 4 को देखो, ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं है। मतलब सेम का मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये इसका कन्वर्स है कि नहीं, ये इसका कन्वर्स है, राइट। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन का कन्वर्स ट्रू होता है या नहीं। अगर उसका कन्वर्स ट्रू होगा तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो उसने क्या बोला कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए वी और बी ए के पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास मान लो कि ए n क्रॉस n मैट्रिक्स है और बी कोई दूसरा n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो एक रिजल्ट होता है कि इफ
आइदर ए और बी इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ए या बी में से कोई भी एक इन्वर्टिबल हो गया, देन ए बी सिमिलर हो जाता है बी ए के। समझ रहे हो कि अगर हमारे पास ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और हमें पता चल गया कि ए और बी में से कोई एक मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए बी सिमिलर हो जाएगा बी ए के। देखो, जब हमें दिखाना होता है कि ए बी ए के सिमिलर है, तो हमें क्या दिखाना होगा कि ए बी इक्वल टू पी बी ऑफ ए, पी इनवर्स, है ना। ये सिमिलर की डेफिनेशन होती है। और मान लो ये पी क्या होगा, पी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पी ए बी इक्वल टू ए बी। हाँ, हर मैट्रिक्स अपने आप के इक्वल तो होगा ना, हम ए बी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, हमने लिखा है यहाँ पे ए बी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लिख दें ए इनवर्स, तो इसमें कोई दिक्कत? ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाता है? आइडेंटिटी के। तो तुम कोई सी इंटू आई लिखो या डायरेक्टली सी लिखो, दोनों तो सेम है कि नहीं। तो हम अगर लिख दें यहाँ पे ए बी के बगल में ए इनवर्स, तो यहाँ से भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना हमें। अब कुछ दिख रहा है? ए बी किसके इक्वल हो गया? बी ए के। और यहाँ ए है और यहाँ ए इनवर्स है। हमें एक पी चाहिए था, हमें एक ऐसा पी चाहिए था कि हम ए बी को पी इंटू बी ए, पी इनवर्स के फॉर्म में लिख सके। तो यहाँ पे ए इक्वल टू पी ले लो, हम पी को ए की जगह पे रख दें तो कोई दिक्कत? हम पी को ए की जगह पे रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है ना ए इनवर्स। अब तो आराम से बोल सकते हो ना, बिना किसी डाउट के, कि ए बी सिमिलर है बी ए के, जब ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। बोल सकते हो। तो अगर हमारे पास ए या बी में से कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाता है, तो ए बी सिमिलर हो जाता है बी ए के। ऑप्शन ए यही कह रहा कि ए इज इन्वर्टिबल, देन ए बी एंड बी ए सिमिलर है। और सिमिलर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका रैंक, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल, उसका आइगन वैल्यू, सब कुछ सेम हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही हो गया कि ए बी और बी ए जब सिमिलर है तो उनके पास ऑब्वियसली सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, नो डाउट। सेकंड ऑप्शन देखो, वो क्या बोल रहा है कि जीरो आइगन वैल्यू है अगर ए की, इफ जीरो इज अ आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है। ऑप्शन बी वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो देखो, अगर किसी मैट्रिक्स के पास जीरो आइगन वैल्यू है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। ये तो होता है ना, क्लियर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सही बात है ये। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? जीरो, क्योंकि जीरो उसका आइगन वैल्यू है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? जीरो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। और जीरो डिटर्मिनेंट है, इसका क्या मतलब है? अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास जीरो डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब क्या है? कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। और इन्वर्टिबल नहीं है इसका क्या मतलब है? कि उसके पास एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू जीरो जरूर होगी, है कि नहीं। तो वो में से बी ऑप्शन में यही तो कह रहा है कि अगर ए की आइगन वैल्यू जीरो है तो ए बी की भी आइगन वैल्यू जीरो होगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। हमने देखा कि ए की आइगन वैल्यू जीरो थी, तो ए बी का भी डिटर्मिनेंट जीरो हो जा रहा था। इसका मतलब ए बी के पास भी एक आइगन वैल्यू जीरो निश्चित है। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो गया कि
0 is an eigenvalue of AB, नो डाउट। उसके बाद देखो सी ऑप्शन, वो क्या बोल रहा है, 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ऑफ बी, यानी कि ए और बी जो मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, उसने दे रखा है, और वो क्या बोल रहा है कि 0 ही उसके पास आइगन वैल्यू है और कोई आइगन वैल्यू नहीं है। दोनों मैट्रिक्स के पास 0 0 आइगन वैल्यू है। तो वो बोल रहा है कि ए बी के पास भी सिर्फ 0 आइगन वैल्यू होगी और कोई आइगन वैल्यू नहीं होगी। तो देख लो, उसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल ले सकते हैं ना। चलो हम लोग एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 1 0 0। हमें पता है इसका आइगन वैल्यू 0 0 है, हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बी ले लेते हैं, 0 0 1 0। ठीक है, इसका आइगन वैल्यू भी 0 है। अब ए बी निकालो, ए बी क्या आ जाएगा, 0 × 0 1 × 1 1 0 0 0, है ना। अब ये क्या है, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू 1 और 0। 1 और 0 इसका डायगोनल एंट्री है, यही इसका आइगन वैल्यू बनेगा, है कि नहीं। तो हमने दो मैट्रिसेस लिए ए एंड बी, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 0 आइगन वैल्यू थी, लेकिन जब उनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ए बी की आइगन वैल्यू में क्या मिली, 1 और 0। तो हमारा स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा था कि अगर 0 आइगन वैल्यू है ए और बी की, तो 0 ही आइगन वैल्यू बनेगी ए बी की। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। और डी ऑप्शन यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए बी और बी ए के पास अगर सेम मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो या तो ए या बी इनमें से कोई एक इनवर्टिबल होगा। अब देखो डी वाले के लिए भी सेम ये वाला ही दोनों मैट्रिसेस एग्जाम्पल के लिए काम कर जाएंगे कि नहीं, इसका बताओ। क्या बोल रहा था ऑप्शन ये कि ए बी और बी ए के पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो ए एंड बी इनवर्टिबल होंगे, राइट। तो देखो ए बी के पास मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इक्वल टू 1 और 0 इसकी आइगन वैल्यू है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस 1। और हमें बी ए की मिनिमल पॉलिनोमियल चाहिए, तो बी ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो बी एंड ए का। तो बी क्या था, 0 0 1 0, और ए क्या है 0 1 0 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसकी आइगन वैल्यू भी क्या है, 0 और 1, है ना। तो बी ए का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, बी ए का मिनिमल पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। तो देखो ए बी और बी ए का मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है कि नहीं, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इज इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी ए। बट वो क्या बोल रहा है कि अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ए बी एंड बी ए का सेम है, तो ए या बी में से कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। तो बताओ ए और बी में से कोई मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्टिबल है, यही तो हमने ए लिया था और ये हमने बी लिया था, ये इन्वर्टिबल है नहीं ना, इसकी तो 0 आइगन वैल्यूज है, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल तो नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, सेम काउंटर एग्जांपल से जो हमने सी के लिए लिया था। क्लियर, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। समझ आ रहा है, इजी क्वेश्चन था ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मजा आएगा। क्या बोल रहा है कि एस टी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एस टी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है C2 से C2 तक। तो डायमेंशन कितना हो गया, जब हमारे पास Fn ओवर F डिफाइन रहता है वेक्टर स्पेस, तो उसका डायमेंशन कितना हो जाता है n।
तो C2 का डायमेंशन कितना हो जाएगा 2। तो एक 2 डायमेंशनल स्पेस से 2 डायमेंशनल स्पेस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। यहाँ तक क्लियर है। और क्या बोल रहा है, आई डिनोट आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन सी स्क्वायर, ये सब तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं दिया उसने क्वेश्चन में, तो सारा मामला कहाँ से क्लियर होगा, ऑप्शन से। क्या बोल रहा है ये, एस माइनस टी एस का होल स्क्वायर इक्वल होता है लेमडा आई के फॉर सम लेमडा बिलोंग्स टू सी। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एस टी माइनस टी एस के होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। एस टी माइनस टी एस हैज ओनली वन आइगन वैल्यू, देन एस टी माइनस टी एस किसी स्केलर मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और अगर वन आइगन वैल्यू है तो एस टी माइनस टी एस का होल स्क्वायर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो हमें क्या किया मैंने कि एस और टी 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स है कि नहीं। एस कोई 2x2 मैट्रिक्स है, टी कोई 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो उसने क्या डिफाइन किया, एस टी माइनस टी एस। तो एस टी भी कोई 2x2 मैट्रिक्स होगी, और एस टी भी कोई 2x2 मैट्रिक्स होगी, और टी एस भी कोई 2x2 मैट्रिक्स होगा। सही बात है। और इनका डिफरेंस यानी कि एस टी माइनस टी एस ये क्या होगा, ये भी कोई 2x2 मैट्रिक्स बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। अब मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और ये कैसी मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी एच ए एक्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, है कि नहीं। इतना तो हमें पता है। हमें क्या पता है कि बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम से ये पता है कि कोई भी मैट्रिक्स होगी वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है कि नहीं। मान लो कि ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2x2 की, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम में हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0, ये मिलेगा, है कि नहीं। तो देखो एस टी माइनस टी एस भी तो 2x2 मैट्रिक्स है ना, एच टी माइनस टी एस भी तो 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, तो वो भी तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्लियर। तो ए की जगह पे हम लोग एस टी माइनस टी एस रख सकते हैं, एस टी माइनस टी एस का स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एस टी माइनस टी एस इंटू एस टी माइनस टी एस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एस टी माइनस टी एस इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए के, है कि नहीं। हमें पता है ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए के, और हमें ये भी पता है कि ट्रेस ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल होता है ट्रेस ऑफ पी प्लस ट्रेस ऑफ क्यू के, है ना। तो अब इन दोनों रिजल्ट का हेल्प लोगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ एस टी माइनस टी एस। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेस ऑफ एस टी इक्वल हो जाएगा ट्रेस ऑफ टी एस के, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ एस टी माइनस टी एस इक्वल टू 0। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिलेगा एस टी माइनस टी एस का होल स्क्वायर, ट्रेस वाला पूरा पार्ट तो 0 हो गया, और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एस टी माइनस टी एस इक्वल टू 0।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस टी माइनस टी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एस टी माइनस टी एस आइडेंटिटी। सही है यहां तक। अब बताओ, ये डिटर्मिनेंट है, ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना, और डिटर्मिनेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एस टी माइनस टी एस को लेमडा लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम नाम दे देते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एस टी माइनस टी एस लेमडा है। तो यहाँ से हम ये नहीं इम्प्लाई कर सकते कि एस टी माइनस टी एस का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा लेमडा आई के, कर सकते हैं। और यहाँ पे लेमडा किसके इक्वल है, लेमडा इक्वल है माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट एस टी माइनस टी एस के। अब इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एस टी माइनस टी एस का होल स्क्वायर इक्वल है लेमडा आई के फॉर सम लेमडा बिलोंग्स टू सी। तो ऑप्शन 1 तो सही है ना, अभी हमने प्रूव किया। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ऑप्शन 1 प्रूफ हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इसकी क्या हो जाएगी, एक्स माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। हमें ये दिखाना है। तो देखो ऑप्शन बी, अभी हमने क्या देखा, एस टी माइनस टी एस कोई 2x2 मैट्रिक्स है, सही बात है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो 2x2 मैट्रिक्स होगी, है कि नहीं। और हमने क्या देखा कि ये किसी स्केलर मैट्रिक्स लेमडा आई के इक्वल है। हम एस टी माइनस टी एस होल स्क्वायर का नाम रख देते हैं ए, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से मिला ए इक्वल टू लेमडा आई। तो देखो ए क्या है, ए एक स्केलर मैट्रिक्स है ना। ए स्केलर मैट्रिक्स है और ए 2x2 का मैट्रिक्स है ना। तो ए की आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा एंड लेमडा, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है क्योंकि ए स्केलर मैट्रिक्स है एंड 2x2 की मैट्रिक्स है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा ए का, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। सही है। तो यहां से ए हमने क्या लिया था, एस टी माइनस टी एस ऑफ एक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, है ना। और ऑप्शन बी यही बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसका हो जाएगा एक्स माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब देखो पहले फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एस टी माइनस टी एक्स हैज ओनली वन आइगन वैल्यू देन एस टी माइनस टी एक्स का होल स्क्वायर इज अ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात बताओ, एस टी माइनस टी एक्स 2x2 मैट्रिक्स है और उसने क्या वर्ड यूज कर दिया, उसने वर्ड यूज किया कि हैज ओनली वन आइगन वैल्यू। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी 2x2 मैट्रिक्स के पास एक ही आइगन वैल्यू हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट तो नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, सीएसआर नेट वालों ने कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब ये है कि एक ही आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी 2 है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि एच टी माइनस टी एस के पास जो भी आइगन वैल्यू है उस आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी 2 है, यानी कि वो आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट कर रहा है। तो देखो फोर्थ स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है कि उसके पास वन आइगन वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हो रही है, तो एस टी माइनस टी एस का स्क्वायर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। देखते हैं डी, एस टी माइनस टी एस का स्क्वायर वो बोल रहा है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमने क्या दिखाया था कि ये लेमडा आई के इक्वल है, और हमने क्या देखा था कि लेमडा इक्वल है माइनस डिटर्मिनेंट एस टी माइनस टी एस के, है ना। लेमडा किसके इक्वल है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एस टी माइनस टी एस। अब मान लेते हैं हम लोग कि आइगन वैल्यू ऑफ एस टी माइनस टी एस, एस टी माइनस टी एस 2x2 मैट्रिक्स है तो उसके पास 2 आइगन वैल्यू होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो हम उनका नाम ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हमने मान लिया कि एस टी माइनस टी एस के पास 2 आइगन वैल्यू है, एक आइगन वैल्यू अल्फा है, दूसरी आइगन वैल्यू
बीटा। और देखो लेमडा किसके इक्वल है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एस टी माइनस टी एस। ठीक है, तो आइगन वैल्यू अगर एस टी माइनस टी एस की अल्फा बीटा है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट होता है ना। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा। सही बात है। और ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। अगर हम करें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ एस टी माइनस टी एस। इतना तो हमें पता है। और हमने क्या निकाला था सबसे फर्स्ट, एस टी माइनस टी एस का ट्रेस कितना था, 0 था। तो यहां से हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। सही बात। और यहां से हमें क्या मिला कि अल्फा इक्वल है माइनस बीटा के। ठीक है, तो ये एक कंडीशन निकाल के रखो कि अगर हमारे पास एस टी माइनस टी एस का होल स्क्वायर इक्वल है किसी स्केलर मैट्रिक्स के, तो उसके पास ऑब्वियसली दो आइगन वैल्यू होंगी। मान लिया हमने अल्फा बीटा, तो लेमडा इक्वल आ गया माइनस अल्फा बीटा के, और ट्रेस आ गई 0 के इक्वल, और यहाँ से हमें मिल गया कि अल्फा इक्वल है माइनस बीटा के। और डी ऑप्शन उसने क्या बोला, डी ऑप्शन में उसने डिफाइन किया है कि एस टी माइनस टी एस के पास एक ही आइगन वैल्यू है विद मल्टीप्लिसिटी 2। तो अगर एक ही आइगन वैल्यू है विद मल्टीप्लिसिटी 2, तो ये एस टी माइनस टी एस का होल स्क्वायर एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसने ऐसा बोला है। तो ठीक है, बाय ऑप्शन डी, बाय ऑप्शन डी उसने क्या बोला, उसने बोला कि अल्फा इक्वल है बीटा के, क्योंकि अल्फा और बीटा हमने दो आइगन वैल्यू लिए थे, और बाय ऑप्शन डी हमें मिला कि अल्फा इक्वल है बीटा के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ट्रेस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा, 2 अल्फा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा 0 बीटा भी 0 हो गया, है ना। और यहाँ से क्या था, लेमडा, लेमडा था माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा 0 है तो लेमडा क्या हो गया, लेमडा भी 0 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एस टी माइनस टी एस का होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा आई था, तो लेमडा 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो गया। यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एस टी माइनस टी एस का स्क्वायर इज द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। एकदम सही है ना ये बात। तो देखो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहां से, कि अगर उसके पास एक ही आइगन वैल्यू है विद मल्टीप्लिसिटी 2, तो ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बना देगा। उसके बाद देखो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि एस टी माइनस टी हैज ओनली वन आइगन वैल्यू। उसका मीनिंग भी सेम होता है कि उसके पास एक ही आइगन वैल्यू है विद मल्टीप्लिसिटी 2। देन एस टी माइनस टी एस किसी लेमडा आई के इक्वल होंगे फॉर सम लेमडा बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब देखो इसको हम काउंटर एग्जांपल से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है कि एस टी माइनस टी एस के पास आइगन वैल्यूज है कौन सी, रिपीटेड टाइप की, है ना। तो मान लो एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं एस, एस हम ले लेते हैं 1 1 0 0, और टी हम ले लेते हैं 0 1 0 0। अब हम काउंटर एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एस ले लिया, टी ले लिया, एस टी करो, क्या आएगा, एस टी आएगा 0 0 0 1 0 1 0 0। ठीक है, और टी एस करोगे तो क्या मिलेगा, 0 1 0 0 इंटू 1 1 0 0, टी एस 0 0 0 0, है ना। हमें मिल गया 0 0 0 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है एस टी माइनस टी एस। तो एस टी माइनस टी एस करोगे तो क्या इस मैट्रिक्स में से 0 0 मैट्रिक्स माइनस करोगे तो यही मिलेगी। तो हमें क्या मिली, 0 1 0 0। ठीक है, इसके पास एक ही आइगन वैल्यू है विथ मल्टीप्लिसिटी 2। सही बात है, लेकिन क्या ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, ये तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये तो हमारे पास आ गई निलपोटेंट मैट्रिक्स। 0 1 0 0 इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन सी में वो क्या बोल रहा है
कि अगर एस टी माइनस टी एस के पास ओनली वन आइगन वैल्यू है तो वो एस टी माइनस टी एस किसी स्केलर मैट्रिक्स के इक्वल होगा, है ना। लेकिन हमने क्या देखा कि एस टी माइनस टी एस के पास ओनली वन आइगन वैल्यू है विथ मल्टीप्लिसिटी टू, यानी कि ओनली 0 0 आइगन वैल्यू है विथ मल्टीप्लिसिटी टू। बट जो मैट्रिक्स हमारे पास आई वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो यहाँ से हम ऑप्शन सी को बता सकते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है ना। तो इसका फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सही हुआ और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो आज बस इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।